हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों के बारे में। आप सभी जानते हैं हाल ही में बांग्लादेश में चुनाव हुए, जिसमें तारिक रहमान जो कि खालिदा जिया के बेटे हैं चुनाव जीत कर मिलकर इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आप सभी नए हैं, सब्सक्राइब टू आरबीएल एकेडमी ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोस के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, आपको सभी पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। बांग्लादेश में तारिक रहमान की वापसी, ये दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा मोड़ है। सोचिए, 17 साल के वनवास के बाद उनकी सत्ता में वापसी भारत के लिए मौके और चुनौतियां दोनों एक साथ लेकर आई हैं। तो आज हम इन्हीं रणनीतिक पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, रहमान की ये वापसी भारत के लिए एक रणनीतिक मौका है या फिर ये नई सुरक्षा चुनौतियों को जन्म देगी? क्या इससे भारत बांग्लादेश के रिश्ते और मजबूत होंगे या इस क्षेत्र में पावर का पूरा बैलेंस ही बदल जाएगा? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, जब कोई नेता 17 साल की लंबी गैर मौजूदगी के बाद सत्ता में लौटता है तो जाहिर है कि उस क्षेत्र में एक अनिश्चितता का माहौल बन जाता है। और इसी बड़े बदलाव की वजह से भारत को अब अपने पड़ोसी देश के लिए अपनी पूरी स्ट्रैटेजी पर फिर से सोचना पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर तारिक रहमान हैं कौन और उनकी ये वापसी इतनी अहम क्यों है, ताकि इस पूरे मामले को हम सही नजरिए से देख सकें। 60 साल के तारिक रहमान को राजनीति विरासत में मिली है। वो पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। लेकिन 2017 में उन पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें एक लंबा वनवास झेलना पड़ा। उनकी वापसी का रास्ता तब साफ हुआ जब जुलाई 2024 में जबरदस्त राजनीतिक उथल-पुथल हुई और शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। अब देखिए, भारत का रिएक्शन बड़ा तेज था। प्रधानमंत्री ने बीजिंग और इस्लामाबाद से भी पहले उन्हें बधाई भेज दी। ये भारत की प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी को दिखाता है। लेकिन इस गर्मजोशी के पीछे भारत के लिए 3 बड़ी रणनीतिक चिंताएं भी हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चिंता है चीन पाकिस्तान की धुरी। अगर बांग्लादेश इस्लामाबाद और बीजिंग के ज्यादा करीब जाता है तो भारत के पूर्वी हिस्से पर दबाव बढ़ना तय है। पाकिस्तान की तो पुरानी हिस्ट्री रही है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अस्थिरता फैलाने की, और उधर चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी है ही, जिसके तहत वो श्रीलंका में हम्बनतोटा, पाकिस्तान में ग्वादर और अब बांग्लादेश में मोंगला पोर्ट को मॉडर्नाइज कर रहा है। ये भारत के लिए एक बड़ा स्ट्रैटेजिक खतरा है। अब ये जो पोर्ट्स हैं, कागज पर तो ये कमर्शियल दिखते हैं, लेकिन असल में इनकी एक ड्यूअल यूज पोटेंशियल होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन बंदरगाहों को सिविलियन कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर मिलिट्री कामों के लिए भी। चीन ने ठीक यही पैटर्न दूसरे देशों में अपनी मिलिट्री मौजूदगी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है, जो जाहिर तौर पर भारत की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। अभी तक जो दिख रहा है उसके हिसाब से बीएनपी को साफ बहुमत मिल रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी पार्टी, जो हमेशा से भारत विरोधी रही है, वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो हो सकता है कि नई सरकार के साथ रिश्ते लेन देन पर आधारित हों, जरूरी नहीं कि दुश्मनी वाले ही हों। चलिए अब आते हैं भारत की दूसरी बड़ी चिंता पर, और वो है बॉर्डर सिक्योरिटी। भारत और बांग्लादेश के बीच पता है 4100 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। ये दुनिया के सबसे लंबे और घनी आबादी वाले बॉर्डर्स में से एक है, और इसे मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल सीधा सा है, क्या नई रहमान सरकार बॉर्डर मैनेजमेंट और अवैध माइग्रेशन पर सख्ती दिखाएगी या फिर नरम रुख अपनाएगी? अगर सहयोग सख्त रहा तो भारत के लिए स्थिति आरामदायक रहेगी, लेकिन अगर रुख नरम हुआ तो असम और बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों में घरेलू राजनीति का पारा चढ़ सकता है। और अब तीसरी चिंता, जो भारत के लिए सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि एक भावनात्मक मुद्दा भी है, ये है बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, खासकर वहां के लगभग 8% हिंदू आबादी की। देखिए, जुलाई 2024 की घटनाओं के बाद वहां मंदिरों, घरों और दुकानों पर हमलों की कई खबरें आईं। अब ढाका की अंतरिम सरकार ने तो कहा कि ये जमीनी विवाद या आपसी रंजिश का मामला है, लेकिन भारत के लिए ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है।
अगर नई सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर कड़े कदम उठाती है तो ये दिल्ली के साथ भरोसा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। तो ये तो हुई रणनीतिक चिंताएं, लेकिन पॉलिटिक्स के अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है और वो है पैसा, यानी आर्थिक रिश्ते। चलिए जरा ट्रेड के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं कि वो हमें इन दोनों देशों के रिश्ते के बारे में क्या बताते हैं। जानते हैं, बांग्लादेश के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस करीब $10 बिलियन का है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है और ये बांग्लादेश को भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक बनाता है। ये आर्थिक निर्भरता दोनों देशों के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक टूल है। लेकिन ये निर्भरता सिर्फ एक तरफा नहीं है। बांग्लादेश की जो विशाल गारमेंट इंडस्ट्री है ना, जो उनकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, वो अपने ज़रूरत का लगभग 80% कच्चा कॉटन भारत से ही लेती है। तो कोई भी समझदार नेता इस ज़रूरी व्यापारिक रिश्ते में रुकावट नहीं डालना चाहेगा। तो इन सारी चिंताओं और आर्थिक हकीकतों के बीच भारत आखिर कर क्या रहा है? दिल्ली की स्ट्रैटेजी क्या है? भारत ने एक बहुत ही सोची समझी और संतुलित रणनीति अपनाई है। भारत की स्ट्रैटेजी के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, पब्लिक में गर्मजोशी दिखाओ, मतलब बातचीत पॉजिटिव रखो। दूसरा, प्राइवेट में दृढ़ता दिखाओ, मतलब बंद दरवाजों के पीछे अपनी सिक्योरिटी की बातें मजबूती से रखो। और तीसरा, लगातार नजर बनाए रखो, मतलब हालात पर एक्टिवली नजर रखो। ये वेट एंड वॉच की एक एक्टिव पॉलिसी है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं और अपने सबसे पहले सवाल पर वापस आते हैं। तारिक रहमान की वापसी भारत के लिए एक मौका है या एक चुनौती? तो निचोड़ ये है कि भारत एक कश्मकश में है। एक तरफ हैं गहरे आर्थिक रिश्ते जिन्हें बनाए रखना है, और दूसरी तरफ हैं जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी के खतरे जिनसे निपटना है। नई सरकार के हर कदम को बहुत सावधानी से परखा जाएगा। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। क्या तारिक रहमान भारत के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएंगे, या फिर क्या बांग्लादेश एक नया जियोपॉलिटिकल दांव खेलेगा जो पूरे दक्षिण एशिया का भविष्य बदल सकता है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बारे में आप सभी को डिटेल में जानकारी मिली होगी। आप सभी नई सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी डिटेल्ड वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।